मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को मुनक्किद होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। मुस्लिम तंजीमें जहां सूर्य नमस्कार को शरीयत में दखलंदाजी से ताबीर कर रही हैं, वहीं बाज मुस्लिम तंजीमों ने एतराज करने वालों को ही तनकीद का निशाना बनाया है। पेश है भोपाल से ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 2015 से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस साल भी प्रोग्राम को लेकर हुकूमत की जानिब से तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें इस प्रोग्राम के इनेकाद के सख्त खिलाफ हैं। मुस्लिम तंजीमों का मौक़िफ़ है कि जमहूरी मुल्क में किसी एक मजहब की बालादस्ती कायम करने के लिए सरकारी प्रोग्राम का इनेकाद ठीक नहीं है। वहीं उनका ये भी मानना है कि सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में जो श्लोक पढ़े जाते हैं और सूरज की जो पूजा की जाती है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने भी हुकूमत के मौक़िफ़ की सख्त मजम्मत की है। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि एक जानिब हुकूमत इसे इख्तियारी बताती है, वहीं दूसरी जानिब असातिज़ा पर बच्चों को सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में लाने का गैर जरूरी दबाव अफसरान के जरिए बनाया जाता है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। साफ साफ बस इसलिए है ये पूरा का पूरा मामला कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के हमको इजाज़त ही नहीं है कि हम रचयिता के अलावा किसी दूसरे के आगे झुकें। तो सरकार ने तो कह दिया ऐच्छिक है, इख्तियारी नहीं, वो कहते तो हैं ये, लेकिन एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। होता वही है कि जबरनी को दादागिरी करवाई जाती है, गुंडागर्दी करवाई जाती है और बच्चों को खींच के लाया जाता है। टीचर्स को पाबंद कर दिया जाता है, ऑफिशियली नहीं करा जाता, अनऑफिशियली उन पर दबाव डाला जाता है कि आप इतने बच्चे लेकर आओगे। क्योंकि मुस्लिम्स की शरी जो मुस्लिम पर्सन लॉ है उसके अंदर साफ साफ है कि हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, और सूर्य नमस्कार में कुछ जगह पर ऐसे अल्फाजों का उच्चारण है जो इबादत के रुख लेता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी वही बात कह रहा है और हम लोग भी पहले से वही बात कहते आए कि ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जिसको करना है वो करे, लेकिन इसका वो नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से उस समय में एक रेड भी लगाई थी, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था और उस आदेश पे इसको ऑप्शनल लगाया। मुहिबान भारत और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने सूर्य नमस्कार प्रोग्राम की मुखालिफत करने वाली मुस्लिम तंजीमों को तनकीद का निशाना बनाया है। इन तंजीमों का कहना है कि सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में शिरकत लाजमी नहीं है और जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो कानून को जानते ही नहीं हैं, बल्कि सुर्खियों में रहने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की, उनको ना तो शरीयत का ज्ञान है और ना ही कानून के बारे में उनको कुछ पता है। और अगर इनको इसकी मुखालफत करनी है तो पहले इसको पूरा मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि ये ऐच्छिक है, ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, हर आदमी को करना कंपलसरी नहीं है। आपका दिल चाहे तो करिए, नहीं चाहे तो मत करिए। ये वो लोग हैं जिनको शरीयत की फ़िक्र बहुत है, लेकिन शरीयत के लिए पढ़ना होता है, शरीयत का ज्ञान है नहीं। इनको चाहिए कि ये बच्चों की तालीम की तरफ ख्याल करें, मस्जिदों में जो वीरानी हुई है उसको भरने पे काम करें, फालतू विवाद छेड़ने की जगह, फालतू मसले पैदा करने की जगह उस चीज़ पर उसको सही तरीके से समझकर उसको सही तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ। सूर्य नमस्कार का वो संस्थाएँ विरोध कर रही हैं जो मुसलमानों के लिए कुछ करती नहीं हैं, सस्ती लोकप्रियता और सस्ती शोहरत बटोरने के लिए ये काम कर रही हैं। क्योंकि सूर्य नमस्कार सरकार ने जो कहा है कि कंपलसरी नहीं है किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि सबको आवश्यक रूप से जाना है, उसमें पाबंदी है, ऐच्छिक है, जिसको जाना है वो जाए, नहीं जाना नहीं जाए। वैसे भी योगा, सूर्य नमस्कार योगा है, तो योगा करने तो बहुत सारे मुसलमान जाते हैं, उसमें क्या परेशानी है लोगों को। सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को लेकर मुस्लिम तंजीमों के जरिए जहां पैम्फलेट जारी करके मुस्लिम तलबा से इसमें शिरकत नहीं करने की दरख्वास्त की जा रही है, वहीं शहर में इसको लेकर फतवों की कॉपियां भी सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। कोरोना कहर के बीच हुकूमत 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार किस तरह से करती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मुल्क में गैर मुनज़्ज़म कामगारों का डेटाबेस तैयार करने और उन कामगार मजदूर तबके तक फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी।
लेकिन यूपी हुकूमत की जानिब से ई श्रम कार्ड हासिल करने वालों के खाते में गुजारा भत्ता रकम ट्रांसफर करने के बाद अब यूपी में ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बेरोजगार और मजदूर तबके के लोगों में दौड़ शुरू हो गई है। इकतीस दिसंबर को लखनऊ के लोक भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के तकरीबन 1.5 करोड़ ई श्रम कार्ड वालों के खाते में 1,000 रुपए की रकम ट्रांसफर की। रियासती हुकूमत की जानिब से कार्ड अकाउंट होल्डर के खाते में इमदाद की रकम आने के बाद अब श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। जी हम बहुत गरीब आदमी हैं, घर के हालात ठीक नहीं है, हमारे श्रम कार्ड बनवाना है। जो ये सरकार पैसे गिर रही है, इस वजह से पैसे की ज़रूरत है बहुत। हमारा वही बना हुआ है मजदूर कार्ड, उसमें भी कुछ नहीं आया। अगर कारोबार सही होगा तो किसको ज़रूरत पड़ रही है? क्यों ये लोग यहाँ पे भटक रहे हैं? बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं, बेचारे आ रहे हैं। जैसे मतलब किसी को पता लगता है बगैर पढ़े लिखे इंसानों को क्या मालूम, जैसे कहीं भीड़ लग जाती है, इसी तरीके से ये भी लोग आ रहे जा रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते से ज़बरदस्त 25 दिसंबर से एकदम भीड़ बढ़ी है। नौजवान आ रहे हैं, लड़के बहुत हैं, लड़कियां बहुत हैं, खासकर घरेलू औरतें, क्योंकि कारोबार की आपको स्थिति पता ही है कैसी है, काम है नहीं किसी के पास, तो औरतों को लगता है कि सरकार अगर दे रही है तो लेने में हर्ज क्या है। वहीं मकामी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आला अफसरान के मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उस ई श्रम कार्ड की महत्ता तो अपने में निहित है और सरकारी योजनाओं में ई श्रम कार्ड बन जाने से अगर पंजीकरण किसी भी कामगार का, किसी भी श्रमिक का, किसी भी बेरोजगार श्रमिक का जिसको प्रायः काम नहीं मिल रहा है, वो इस तरह की योजनाओं में पोर्टल पर आ जा रहा है या उसका ऑनलाइन पंजीकरण हो जा रहा है, तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं कहीं न कहीं उसे लाभान्वित तो कराया ही जाएगा। बेरोजगार पंजीकरण कार्ड भी बनवाएं, ई श्रमिक कार्ड भी बनवाएं और श्रम विभाग से भी संपर्क करें, तो जितनी संख्या बढ़ी है बेरोजगार युवाओं की, उस तरह की उनको सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ई श्रम कार्ड वालों के खातों में गुजारे भत्ते की रकम जारी करना यूपी हुकूमत की समाज के कामगार, मजदूर और कमजोर तबके की मदद की कोशिश है या फिर इंतखाबी माहौल में वोटरों को लुभाने की कोशिश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इमदाद की मामूली सी रकम हासिल करने के लिए भी लोगों में मची दौड़ रियासत में बेरोजगारों की तादाद और हालात बयान करने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में चूक का वाकया पेश आने के बाद से पंजाब हुकूमत के साथ ही कांग्रेस के गांधी खानदान के खिलाफ भी बीजेपी का एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मेरठ में बीजेपी युवा मोर्चा ने सोनिया गांधी का पुतला नजर आतिश करते हुए सदर जमहूरिया से पंजाब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इस मामले में गांधी खानदान की भी जांच का मुतालबा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन को सरकारी कब्जे में लिए जाने की योगी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन सरकारी कब्जे में लिए जाने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जानिब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस SD सिंह और जस्टिस बृजलाल सिंह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़ाब्ते के तहत 70 एकड़ अराजी को अपने कब्जे में लिया है। अदालत ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने जमीन की खरीदो फरोख्त में कानून और ज़ाब्ते की शदीद खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल अर्जी को नाकाबिल समाअत करार देते हुए उसे खारिज कर दिया। तो ये कहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का मामला, मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हलफनामे में कहा गया कि मामला लॉ कमीशन में ज़ेर गौर है। लॉ कमीशन बारीक बीनी से ले रहा है जायजा। बड़ी खबर इस वक्त की, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के मामले को लेकर मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। हलफनामे में कहा गया कि मामला लॉ कमीशन में ज़ेर गौर है। लॉ कमीशन बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहा है। तो पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के मामले को लेकर मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और उसमें बताया गया कि मामला लॉ कमीशन में
जेर गौर है और लॉ कमीशन बारीकी से इसका जायजा ले रहा है। एक बार फिर आपको बता दें नाजरीन, बड़ी खबर इस वक्त पूरे मुल्क के लिए। मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का मामला, जिसमें मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और हलफनामे में कहा गया कि मामला लॉ कमीशन में जेर गौर है और लॉ कमीशन बारीकबीनी से इसका जायजा ले रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जायजा लॉ कमीशन ले रहा है। मरकजी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल किया है। पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के मामले को लेकर काफी बहस रही है, सुर्खियों में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। और इसी मामले में मरकजी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा कि मामला लॉ कमीशन में ज़ेर गौर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के मामले में लॉ कमीशन बारीकबीनी से इसका जायजा ले रहा है। खास बात इंडिया में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आलमी योम अरबी की मुनासिबत से अलीगढ़ इब्न सीना अकेडमी में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया।
जिसमें कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अरबी ज़बान के असातिज़ा को तहनीती निशानात पेश किए गए। जलसे से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अकील अहमद ने कहा कि अरबी ज़बान दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून का सरचश्मा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में इस ज़बान की जितनी पज़ीराई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। ये ज़बान हमारी बहुत बड़ी मीरास है। जलसे के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर फ़ख्र आलम नदवी ने बताया कि आज हमने अपने सीनियर असातिज़ा की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ात से सरफराज किया। अरबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून मौजूद है, बल्कि ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून का सरचश्मा है। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान में इसकी जितनी पज़ीराई होनी चाहिए उतनी पज़ीराई नहीं हो रही है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि ये हमारी बहुत बड़ी मीरास है और इस पे हमें तहक़ीक़ करनी चाहिए। दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं हिंदुस्तान से बाहर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारी जो पुरानी ज़बानें हैं जैसे अरबी या संस्कृत भी, जिसके मुताला से उन लोगों ने न जाने कितने सारे इजादात किए हैं, लेकिन हम लोग इसकी अहमियत को महसूस नहीं करते हैं। होना ये चाहिए कि हिंदुस्तान का हर शख्स अपने बच्चों को अरबी पढ़ाए, अरबी से उसकी वाक़फ़ियत होनी चाहिए, क्योंकि अरबी सिर्फ़ इस्लाम की ही ज़बान नहीं, कुरान की ही ज़बान नहीं है, बल्कि इसके अंदर, इसके अरबी के एक एक लफ्ज़ के अंदर एक दुनिया आबाद है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दुनिया के अंदर जाएं और हमें मालूम करें कि अरबी के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या ख़जाने छुपे हुए हैं। उन तमाम ख़जानों को हमें बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अरबी ज़बान पर हमने इस जलसे का इनेकाद किया और यूनिवर्सिटी के जो सीनियर असातिज़ा हैं अरबी के, उन्हें एजाज़ से नवाजा। और मुझे खुशी है कि तरक्की उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए और यूनिवर्सिटी की बड़ी तादाद में असातिज़ा, तलबा कोरोना का ख्याल रखते हुए शरीक हुए। वर्ल्ड अरबिक डे के मुनासबत से ये प्रोग्राम किया है और जो इसमें बड़ी बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है अरबी ज़बान व अदब के असातिज़ा का, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम इसी वजह से किया गया है ताकि उनकी खिदमात को सराहा जा सके। बुली भाई ऐप मामले में एमपी कनेक्शन निकलने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम खवातीन ने इस मामले में शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जहां इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, वहीं खवातीन का यह भी कहना है कि जिस मध्य प्रदेश में वज़ीर आला सभी प्रोग्राम का आगाज कन्या पूजन से करते हैं, उस मध्य प्रदेश में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने वालों को बच्चा कह देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिस बच्चे का एमपी के सीहोर से कनेक्शन निकला है उसकी पूरी मुस्तैदी के साथ तफ्तीश की जा रही है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 7 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट बनाकर बाजार में बड़े आराम से चला देते थे। ये बदमाश प्रिंटिंग मशीन के जरिए नोटों को छापने का धंधा बड़े जोरों शोर से कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 6,59,000 की नकदी बरामद की है। साथ ही नोट बनाने के कागज और प्रिंटर मशीन भी बरामद की। मिलाकर चला देते थे। इसमें जो इनका आपस में काम डिस्ट्रीब्यूशन था कि कोई आदमी प्रिंटिंग काम कर रहा है, कोई कटिंग का काम कर रहा है, कोई आदमी उसमें जो टेप सिक्योरिटी टेप टाइप का जो होता है उसको लगाने का काम कर रहा है। तो इसमें आपस में इस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रखा था। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद यूपी हुकूमत की जानिब से उठाए गए एहतियाती तदाबीर पर अलीगढ़ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान सख्त बरहम हैं। उनका कहना है कि दिन में सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो रात होते ही कर्फ्यू के निफाज का क्या जवाज है। उनका कहना है कि हमारे कारोबार में ज्यादातर लोग रात में ही डिनर वगैरह के लिए आते हैं, ऐसे में पाबंदी से हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है।
माँ की ममता का कोई नेमुल बदल नहीं है। माएँ अपने बच्चों की बेहतर परवरिश और एक बेहतर समाज की तश्कील के लिए हमा वक्त कोशा रहती हैं, जहां उनके बच्चे एक पुरअमन फजा में सांस ले सकें। माओं की तंजीम मॉम्स ऑफ इंडिया अलीगढ़ की भी यही कोशिश है कि समाज में फैली नफरतों को खत्म करते हुए एक बेहतर मुआशरा बनाया जाए। इसके लिए बिला तफरीक मजहब माएँ एक छत के नीचे जमा हुई, जहां उन्होंने गुज़श्ता साल कोरोना की जद में आकर इस दुनिया से चले गए लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया, वहीं नए साल का जश्न भी मनाया। मॉम्स ऑफ इंडिया का एक ये छोटा सा ये समझ लीजिए कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, जहां बहुत सारे कल्चर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हैं और सिख जो लोग हैं उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों पर। 2021 में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग करने वाले 8 देशों की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में चीन शामिल नहीं है। यह सूची कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस इंडेक्स पर आधारित है। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह साफ किया है कि यह जानकारी जियो लोकेटेड बीटीसी माइनिंग फैसिलिटीज से मिले डेटा पर आधारित है, जिन्हें अलग अलग माइनिंग पूलों के संयोजन से इकट्ठा किया गया है। चीन ने 2019 से ही बिटकॉइन माइनिंग पर राज किया, लेकिन अक्टूबर 2020 के बाद से इसमें भारी गिरावट आई, जिसके बाद यूएस ने इसे टेक कर लिया है। सूची में शामिल 8 देश हैं यूएस, कजाकिस्तान, रशिया, कनाडा, ईरान, मलेशिया, जर्मनी और आयरलैंड। क्या बिटकॉइन नंबर 1 की रेस से बाहर? कॉइन गेको के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 38% गिरकर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट की वजह से यह चिंता जताई जा रही है कि सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट तेजी से इकोसिस्टम पर अपनी मजबूत पकड़ खो रहा है। गिरावट का परसेंटेज बिटकॉइन के मार्केट कैप और क्रिप्टो मार्केट के रेशियो को दर्शाता है। एसेट डोमिनेंस इस साल नीचे की ओर रहा है। भले ही इसने इस साल की शुरुआत 50% से अधिक के मार्केट डोमिनेंस के साथ की हो, लेकिन मई और सितंबर में यह लगभग 40% रहा। दिसंबर की शुरुआत में जेवाई क्रिप्टो ने जो रिसर्च जारी की, उसमें यह संकेत मिलते हैं कि बाजार अब अल्टकॉइन डोमिनेटेड मार्केट की ओर बढ़ रहा है। 2014 के बाद से अल्टकॉइन बाजार का प्रभुत्व 21% से 3 गुना बढ़कर अब लगभग 60% हो चुका है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की बिटकॉइन होल्डिंग्स हुई दोगुनी। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक बार फिर अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को एक और खरीद के साथ दोगुना कर लिया है। इस बार कंपनी ने अपनी ह्यूज होल्डिंग्स में और ज्यादा बीटीसी जोड़ने के लिए लगभग $100 मिलियन खर्च किए। इस पब्लिसिटी लिस्टेड कंपनी ने 9 से 29 दिसंबर के बीच कुल 1914 बीटीसी खरीदे थे। प्रत्येक बीटीसी को ऑन एन एवरेज $49,229 में खरीदा गया था और खरीदे गए बिटकॉइन की कुल लागत लगभग $94 मिलियन रही। 2019 से बिटकॉइन खरीद रही ये कंपनी डिजिटल एसेट में भारी निवेश करने के अपने वादे पर कायम है और गिरावट के दौरान खरीदारी जारी रखने वाली एकमात्र कंपनी रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी डिजिटल एसेट में संस्थागत निवेश करने वाली टॉप कंपनीज में से एक है। टोटल बीटीसी होल्डिंग्स का लगभग 71.4% अकेले माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास है। अपनी इस हालिया खरीद के साथ कंपनी ने इस आंकड़े को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में बीटीसी पर करीब $3.75 बिलियन खर्च किए हैं। इस निवेश का अच्छा खासा फायदा भी मिला। कंपनी की कुल बिटकॉइन होल्डिंग अब $6 बिलियन से ऊपर है। अब इस हालिया खरीद के साथ कंपनी की बैलेंस शीट में कुल 1,24,391 बिटकॉइंस हैं। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे